नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज की बड़ी खबरों के साथ दिखाएंगे आज आपको कि कैसे सड़क पर पलक झपकते मौत ने दस्तक दे दी। इसके अलावा दिखाएंगे मोदी का महामंथन यानी ड्रोन हमले पर सरकार और ज्यादा सख्त हो गई है, नई नीति की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा रिपब्लिक भारत एक्सक्लूसिव रखेंगे आपके सामने ऑपरेशन जहर, जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या भविष्य में ड्रोन हमलों से निपटने के लिए एक मजबूत और आधुनिक सुरक्षा नीति की जरूरत है? तो अभी जाएं कू ऐप पर, कू ऐप डाउनलोड करें और रखें अपने विचार। इस सवाल का जवाब हम आपको अंत में दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी तस्वीर की जो हैदराबाद से आई है। हैदराबाद की इस तस्वीर ने लोगों को सख्ते में डाल दिया। पलक झपकते कैसे मौत आती है सड़क पर, देखिए इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में मौत बांटती कार, रफ्तार का जानलेवा खेल, पलक झपकते ही आई मौत। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की सड़क पर जो हुआ उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। कैमरा 1, कैमरा 2 और कैमरा 3। 3 अलग अलग कैमरों से दिख रही इस घटना की तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे झमाझम बारिश से भरी रात में बेकाबू रफ्तार एक शख्स के लिए मौत बनकर आई और कहर ढाकर चली गई। पूरी खबर आपको बताएं उससे पहले एक बार फिर इन तस्वीरों को गौर से देखिए। कैमरा 1, कैमरा 2 और कैमरा 3। दरअसल 27 जून को साइबराबाद के इनऑर्बिट मॉल के पास हुए इस हादसे में ऑटो ड्राइवर की जान चली गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऑडी कार की टक्कर के बाद ऑटो कैसे लट्टू की तरह नाच गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि इस हादसे के बाद ऑटो गोल गोल घूमता हुआ काफी दूर तक जा गिरा। गौर से देखने पर पता चलता है कि ऑडी कार की टक्कर के बाद ऑटो का ड्राइवर दूर जाकर गिरा और इसके बाद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दरमियान जान चली गई। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन सड़क पर बेकाबू रफ्तार पर लगाम कब लगेगा, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू में पाकिस्तान से आए जम्मू एयरबेस पर एक ड्रोन के हमले के बाद सरकार बहुत ज्यादा एक्शन में है। आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सेना को आधुनिक बनाया जाए और इस तरह के भविष्य में आने वाली चुनौती से निपटने में सक्षम किया जाए। मोदी सरकार का महामंथन, आसमानी आतंक का होगा काम तमाम। कश्मीर में ड्रोन अटैक के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई थी। सूत्रों की माने तो 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस बैठक में जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली और घाटी के ताजा हालात पर भी चर्चा की गई। माना जा रहा है कि ड्रोन अटैक के बाद सरकार ने हालात से निपटने के लिए विकल्पों पर चर्चा की है। पीएम आवास पर हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने ये ब्रीफिंग दी है जो उन्हें एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने दी थी कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है और बहुत ही जल्द ये मामला सामने आ रहा है कि इसका तोड़, टेक्निकली इसका तोड़ क्या है ये निकाल लिया जाएगा। खबर है कि बैठक में आसमानी घुसपैठ का मुद्दा भी चर्चा में रहा और इसे फौरन रोकने के लिए तमाम विकल्पों और उपायों पर रायशुमारी हुई। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री ने ड्रोन अटैक पर अधिकारियों के साथ बातचीत की। ड्रोन घुसपैठ पर बैठक में चर्चा हुई। पीएम मोदी को रक्षा मंत्री की तरफ से भी जानकारी दी गई। ड्रोन अटैक रोकने के लिए
जल्द सख्त कदम उठाने पर जोर दिया गया। बहरहाल आपको बता दें कि जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। जांच के लिए एनआईए टीम मौके पर भी पहुंच चुकी है। आगे की इन्वेस्टिगेशन एनआईए इस पूरे मामले की करेगी। एक तरफ जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाके में घटनास्थल से आरडीएक्स के सबूत मिले हैं, तो दूसरी ओर डल झील के अलावा जम्मू में लगातार तीसरे दिन मिलिट्री स्टेशन के अंदर ड्रोन दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह 3 बार ड्रोन को प्रतिबंधित क्षेत्र में देखा गया। सबसे पहले 1:08 पर रत्नूचक इलाके में ड्रोन दिखा। सुबह 3:09 पर कुंजवानी में ड्रोन नजर आया। फिर 4:19 पर एक बार फिर से कुंजवानी में ड्रोन को देखा गया। पहले ड्रोन अटैक और उसके बाद ड्रोन से आसमानी घुसपैठ, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सेना ने भी हालात को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं ऑपरेशन जहर की। धर्मांतरण का मामला पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा गूंजा कि हमने इस मामले के तह तक जाने की सोची, जिसके बाद हमें जो हासिल हुआ, हमने जो पता लगाया, हमने जो स्टिंग ऑपरेशन किया, उसमें साफ साफ आपको दिखेगा कि कैसे ये कनेक्शन विदेशों से लेकर आतंकियों तक जुड़ा हुआ है। देश के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश, धर्मांतरण पर सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन। रिपब्लिक भारत पर देखिए ऑपरेशन जहर। धर्मांतरण का जहर कैसे देश की नसों में आहिस्ता आहिस्ता घोला जा रहा था, इसका सबसे बड़ा सबूत हम आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। जिस मामले की जांच देश की सभी बड़ी एजेंसियां कर रही हैं, उस मामले में रिपब्लिक भारत के स्टिंग ऑपरेशन ने सच सामने लाकर रख दिया है। आज हम वो खुलासा करने जा रहे हैं जिसे देश के लोग अब तक अनजान हैं। वो गवाही दिखाने जा रहे हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। खुलासा नंबर 1, धर्मांतरण का इंटरनेशनल रैकेट। तो बिलाल साहब जो हैं उनका लिंक बताते हैं रैकेट से। उनका होगा क्योंकि वो देखो इसमें इस्लाम के कुछ सेक्ट्स होते हैं, अहले हदीस, सुन्नी, शिया, ये सब होते हैं जो आपने सुने होंगे। तो वो हैं अहले हदीस। डॉक्टर जाकिर नाइक भी अहले हदीस स्कॉलर हैं। वो दरअसल वो तो कन्वर्टेड है डॉक्टर बिलाल फिलिप्स, क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आए थे, और डॉक्टर जाकिर नाइक प्रीचर हैं। तो वो इंटरनेशनल के लेवल के हैं दोनों। डॉक्टर जाकिर नाइक, उमर साहब की मुलाकात दोनों से है। ऑपरेशन धर्मांतरण के दूसरे खुलासे में उमर गौतम के दोस्त सुफियान ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया। सुफियान ने हमें धर्मांतरण की इनसाइड स्टोरी बताई। सुफियान ने बताया कि आखिर उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर और बिलाल फिलिप के इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के बीच संबंध क्या है। खुलासा नंबर 2, उमर बिलाल का लिंक। इसका एग्रीमेंट क्या है? आईडीसी और आईओयू इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चलाते हैं डॉक्टर बिलाल फिलिप्स, बाहर के हैं वो भी कन्वर्टेड थे वो भी। तो वो डॉक्टर बिलाल फिलिप्स चलाते हैं। उसका दिल्ली में उसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज का ही है वो, इस्लामिक स्टडीज़, ऑनलाइन इस्लामिक स्टडीज़ का है वो कोर्स। दिल्ली में उसका सेंटर आईडीसी की बिल्डिंग है, वो आईडीसी की बिल्डिंग है। बस ये टाई अप है कि वो अपना लैपटॉप लेके आते हैं बच्चे जिनको पढ़ना है, हमारे पास उनका आईडी और पासवर्ड आ जाता है एग्जामिनेशन के लिए। वो हम उनको जो भी आता है उसको टिक करके दे देते हैं। हैदराबाद में इनका मेन सेंटर है। तो देखा आपने कि कैसे उमर गौतम जाकिर नाइक और इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चलाने वाले बिलाल फिलिप के संपर्क में था। साफ है कि जाकिर नाइक, बिलाल फिलिप और उमर गौतम की तिकड़ी एक बड़ा धर्मांतरण गिरोह चला रही थी। और अब धर्मांतरण के लगातार सामने आ रहे मामले के बाद यह साफ है कि केंद्र सरकार की भी नजर इन मामलों पर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से भी हमने बातचीत की। साथ ही साथ आगे आपको दिखाएंगे रवि किशन ने क्या कहा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। शहर शहर धर्म परिवर्तन का जहर।
अधर्मी गैंग का होगा काम तमाम। जबरन धर्मांतरण के कितने खलनायक। श्रीनगर में जबरन धर्मांतरण का शिकार हो चुकी लड़की दिल्ली लौट चुकी है। आज दोपहर जब पीड़िता मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एयरपोर्ट पर पहुंची तो भारी संख्या में लोग मौजूद थे। कई दिनों की कोशिशों के बाद पीड़िता को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया जा सका। मनजिंदर सिंह सिरसा ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों को बताया कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर युवती का जबरन धर्मांतरण कराया गया। किसी भी सूरत के अंदर यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस तरह से बेटियों के साथ जो फोर्सफुल कन्वर्जन हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को हरासमेंट करते हैं तो जबरदस्ती ले जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले इस मामले को लेकर सिख प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर में धर्मांतरण कानून लागू करने की मांग की। जोर जबरदस्ती से कन्वर्शन किया है, ये गलत है। भारत सरकार इस विषय पर विचार विमर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश से धर्मांतरण की जो आंधी उठी वो अब 24 राज्यों को अपनी चपेट में ले चुकी है। आरोप है कि देश के 24 राज्यों में इस अधर्मी गैंग का रैकेट फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ये गैंग बेरोक-टोक काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण के मामले में योगी सरकार एक्शन में है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चेतावनी देते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। एक एक अपराधी को खोज निकालना चाहिए। इस प्रकार की चीजें यूपी में बर्दाश्त नहीं होंगी। जो इस प्रकार के गलत रास्ते अपनाएगा उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत कठोर से कठोर कार्रवाई। साफ है कि जबरन या फिर लालच देकर धर्मांतरण किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। अब तक की जांच में पता चला है कि इस मामले में विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया जाता था और देश के कई राज्यों में लोगों को इसका शिकार बनाया जा रहा था। हमें तो जब वो घर से चलेगी उसके बाद पता चला, वो भी। और उसने मुनीर खान का नाम तब लिया जब हम जिग मोड पे थे कि बोला आपका मुनीर खान एनकाउंटर करवा देगा। अगर वो उसके भाई का सबसे क्लोज फ्रेंड है तो वो आपका एनकाउंटर करवा देगा। जांच में इस रैकेट के आईएसआई से संपर्क मिलने के बाद जांच एजेंसी एक्शन में है। ये सिर्फ कुछ लोगों को पहला फुसलाकर धर्मांतरण का मामला नहीं है, इसके आगे भी साजिशों के कई ताने बाने हैं। ऐसे में इंतजार उन चेहरों के बेनकाब होने का है जो धर्म के नाम पर देश में सबसे बड़ा धर्म कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस मामले को लेकर जहां एक तरफ रिपब्लिक भारत ने स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया, वहीं दूसरी तरफ हम केंद्र सरकार के नुमाइंदों के साथ भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। रवि किशन ने क्या कुछ कहा, बीजेपी सांसद, आइए सुनते हैं। आतंकवाद का यह दूसरा चेहरा आतंकवाद ने धारण किया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब सरकार आई भाजपा की, आतंकवाद 99% खत्म हुआ। एक ही हिंदू राष्ट्र है भारत, जहां हिंदू की आबादी सबसे ज्यादा है। एक ही, पूरे विश्व में एक ही राष्ट्र है। अब इस हिंदुओं को खत्म कैसे करना, एक सोची समझी साजिश है। एक सिंडिकेट है जो काम कर रहा है और ये हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश इस देश में हो रही है। कौन कर रहा है ये साजिश, किसके पीछे, आपको क्या लगता है? इसमें विदेशी फंड हैं, इसमें सारी बाहरी ताकतें हैं जो हिंदू राष्ट्र को खत्म करना चाह रहे हैं, जो भाजपा के मूवमेंट के खिलाफ हैं, जो भाजपा सरकार के मुहिम के खिलाफ हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हैं। ये वेल प्लान्ड, वेल कोरियोग्राफ, फंडेड बाय आउटसाइडर्स। और ये पूरा है कि देश को खोखला करो, आने वाली नस्ल को हिंदुओं की खत्म करो, इनको पनपने मत दो। तो ये बहुत वेल प्लान्ड है, कठोर अपराध है। और ये आवाज और ये तकलीफ और एक पीड़ा एक सांसद होने के नाते गोरखपुर की जो मुझे स्वयं हो रही है, मैं सदन में उठाऊंगा।
ये कठोर से कठोर एक आतंकवादी को जिस तरह से इसको सज़ा मिलती है, उसकी जो सज़ा तय है वही सज़ा इस इंसान को मिले। तो रिपब्लिक भारत इसी तरह आपसे जुड़े मुद्दों की आवाज उठाता रहेगा और हमने आज कू ऐप पर भी आज सवाल पूछे थे। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमने आज सवाल पूछा था कि क्या भविष्य में ड्रोन हमलों से निपटने के लिए एक मजबूत और आधुनिक सुरक्षा नीति बनाने की जरूरत है। 100% लोगों ने हां में जवाब दिया है, यानी देश का जनमत यह है कि सेना को आधुनिक बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए और एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति भी बनाई जाए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।